सिदारती निज़ाम के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, उसमें कुछ इस तरह की खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब खुद भी चाहते हैं कि सिदारती निज़ाम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाना है वो उन्होंने इस तरीके से बनाना है कि वो मशकूक ही हो। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कुल तो 9 तबादले हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार साबिर शाह साहब और प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी मुर्तज़ा साहब जो कि भावलपुर से हमारे रिपोर्टर हैं। शाहिद असलम साहब होंगे। कल बड़ी अहम उन्होंने एक स्टोरी की थी FIA के हवाले से, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन जो हमारी सबसे पहली स्टोरी होगी वो होगी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की बहुत सी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, तकरीबन 6 या 8 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब एक और रिपोर्ट आई है और जिसमें कहा गया है कि उनको जो सिंड्रम है, कोई स्ट्रेस सिंड्रम है उनको, और अगर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मैं इस सिंड्रम के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि जो सिंड्रम है ज़्यादातर ख़वातीन में होता है। 6% जो चांसेस होते हैं ख़वातीन को इस सिंड्रम की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और जो मर्दों में ओवरऑल होता है वो बहुत कम होता है। और ओवरऑल अगर पेशेंट्स की बात की जाए, जो सिंड्रम है इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 2% है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा हो गई या बाकी सारे उनके अहम जो कि नवाज शरीफ साहब के कैंप में लोग हैं, वो यही बोल रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी आएंगे। कोई कह रहा था दिसंबर में आएंगे, कोई कह रहा था फरवरी में आएंगे, और अब मैं आज सुन रही थी एक और हजरत को तो वो कुछ और ही फरमा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो गई? उनकी जो कलसूम नवाज साहिबा थी, उनकी बीवी जो थी, के इंतकाल को तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन आज जो रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन की गई, डेफिनेटली सी बात है उनकी बीवी थी, बहुत करीब थी उनके, स्ट्रेस होता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम खबरें ये सुन रहे थे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, अचानक से ऐसा क्या हुआ? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि PTI जो पिछले 1-2 महीने पहले जो उनकी सिचुएशन थी वो अब नहीं है। सिदारती निज़ाम के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, उसमें कुछ इस तरह की खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब खुद भी चाहते हैं कि सिदारती निज़ाम होना चाहिए ताकि एक बंदे के पास पावर हो। तो आखिर, और कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि जी मार्च में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो आखिर होने क्या वाला है आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आज आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त जनूबी पंजाब में थे दोपहर के टाइम पर, और वहाँ पर उन्होंने जो सेहत कार्ड है उसका आगाज़ किया, इजरा किया वहाँ पर। तो उसमें क्या वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि वहाँ पे बहुत सी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, कुछ लोग जो हैं वो PTI में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज जब ये तकरीब हो रही थी तो कुछ जो उनके अपने वर्कर्स हैं, जिनमें MNA MPs हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आखिर क्यों नहीं आने दिया जा रहा था? इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि शाहिद असलम साहब की स्टोरी थी FIA के हवाले से कि किस तरीके से डॉक्टर रिजवान शहजाद अकबर साहब ने कुछ मखसूस लोगों को शायद उस तरीके से कार्रवाई नहीं की। मुबैना इल्ज़ाम है ये सारी चीज़ें इन स्टोरी के हवाले से कि उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अगर कार्रवाई होती तो आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको इस तरह का रिलीफ ना मिलता। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान जिस कमेटी को हेड कर रहे थे शुगर के हवाले से, उसमें तो खुसरो मुख्तियार साहब का भी नाम था, बहुत से और नाम भी शामिल थे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगी कुछ शॉर्ट्स। एक हमने ट्रेल बनाई है जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी और सुनाऊँगी कि आखिर कुछ दिन पहले मरीम नवाज साहिबा क्या बोलती थी। फिर आपको याद होगा कि अयाज सादिक साहब भी गए थे और उन्होंने कहा था कि जी बहुत जल्द बहुत सी खबरें आपको मिल सकती हैं, शायद मियाँ साहब वापस आ जाएं। पहले सुने ये सब हज़रत और ख़वातीन क्या बातें करती थी। ये आपने अभी सुना, अयाज सादिक साहब भी थे, ज़ुबैर साहब भी थे, बाकी और साहब भी मौजूद थे। मरीम नवाज साहिबा थी, वो क्या फरमा रही थी, और मैं भी खुद मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि शायद फरवरी में वापस आ जाएंगे, और उन्होंने कहा जी बड़े पुरुमीद हैं हालात। लेकिन आज जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिनके वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा उनको भी सुनिए। जी, ये आपने सुन लिया जी शाहिद खाकान अब्बासी को। ये टाका सूबा सिंड्रम है, कोई मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, जिस सिंड्रम की मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, और इसकी वजह से जो है वो जो है नवाज शरीफ साहब वो वतन से वापस नहीं आ रहे। राना साहब, आपकी इजाज़त से मैं साबिर शाह साहब से पहले इसका कमेंट लेना चाहूँगी। साबिर शाह साहब, आखिर वो कौन सी ऐसी उम्मीद थी जो पूरी ना हो सकी, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी ये खबरें आ रही हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है जो आपने देखी ही होगी कि भाई वो तो बहुत ही, अगर उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो वो स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा स्ट्रेस है जो उनको हो गया अब, जो 2-3 महीने पहले नहीं था? बात ये है लीना कि बड़ा मज़े का खेस किस्म का सिंड्रोम है, बड़ा हिलेरियस है। और वो इसलिए कि देखिए दुख तो सभी को होता है जब अपने प्यारे चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुशियाँ भी होती हैं।
नवाज शरीफ साहब ने इसी सिंड्रोम में रहते हुए अपने नवासे की शादी भी लंदन में अटेंड की। दूसरे नवासे के पोलो मैचेस पे भी जाते रहे कैम्ब्रिज में, रेस्टोरेंट्स में भी जाते रहे, शॉपिंग भी करते रहे। और बेसिकली हुआ ये है मैडम कि वो जो डील जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जो डेफिनेटली हो रही थी, वो डील जो है वो कहीं खटाई में पड़ गई। कुछ और भी वाकयात हुए हैं दाएं बाएं जिससे महसूस होता है कि डील खटाई में पड़ गई है। और मैंने कोई महीना पहले आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, कि देखिए डील भी उसी वक्त होती है जब आप थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं। आप यहाँ आते, हजारों लोग यकीनन यहाँ पे सड़कों पे होते, कोई शक नहीं, लाखों ना होते, आप गिरफ्तारी देते कानून के मुताबिक, और जो ही आप अंदर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती और आपकी बेल की एप्लीकेशंस मूव हो जाती है, हुकूमत और ज्यादा घबरा जाती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत का पॉपुलैरिटी ग्राफ इन्फ्लेशन, यू टर्न्स और पुअर गवर्नेंस की वजह से बहुत ज्यादा नीचे है। और जाहिर है ऐसे मौक़ों पे लोग फिर अपोजिशन की तरफ देखते हैं और आपकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता। लेकिन डरपोक इतने हैं कि रिस्क लेते ही नहीं। और मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते की जेल होती, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, इनकी यकीनन बेल हो जाती। इस मुल्क में पहले भी इनकी भी बेल हुई है, इनको पहली दफ़ा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई, इसमें बड़ों की बेल हुई है। ये पहली दफ़ा नवाज शरीफ के साथ ये हालात नहीं हुए, पहले भी हुए थे जनाब मुशर्रफ के दौर में। आसिफ जरदारी भी नहीं हालात से गुजरे हैं, कल को आने वाले सालों में इमरान खान भी गुजर सकते हैं। सो दिलेरी थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी। मेरे ख्याल है डील वाला जो मामला है ना जी, वो खटाई में पड़ गया है। ही हैज नॉट शोन अ ब्रेव, क्या उसे कहते हैं, जस्ट एट द राइट टाइम। सो ये मैं कह सकता हूँ। जहाँ रिपोर्ट्स का ताल्लुक है तो ये डॉक्टर साहब जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, भारतीय निजात हैं, और इनके मुतल्लिक इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कुछ साल पहले शिकायत की थी कि ये शराब पी के जहाज में बदतमीजी कर रहे थे। तो उनका करैक्टर बड़ा डूबियस सा है, और फिर वो एक्ट्रेस कह रही थी कि बहुत बड़े लोगों का नाम लेके मुझे धमकियां भी देते रहे हैं। अच्छा। सो इनका तो अपना करैक्टर डूबियस है, पर अमेरिका में बैठे हुए हैं, और ये कोई नफ्सियाती साइकेट्रिस्ट को ऐसी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, फिजिशियन को तो ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए। और पहली दफ़ा इनका नाम सुन रहे हैं, नवाज शरीफ के मुआलिजीन में हैं ये मैंने तो पहली दफ़ा सुना है। क्वाइट हिलेरियस और मज़े का खेस है। मेरे ख्याल है रिजेक्ट हो जाएगी रिपोर्ट। जी राना साहब, आपसे भी मेरा पहले यही सवाल होगा, आप इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? और साबिर शाह साहब ने एक तरफ इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि दिलेरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान आ जाते, गिरफ्तार हो जाते, कुछ दिन की शायद गिरफ्तारी होती, वो तो खैर अदालती मसला है, लेकिन दिलेरी दिखाने की ज़रूरत थी। तो डील क्या खटाई में पड़ गई है जिसकी वजह से नहीं आ रहे? और ये जो डॉक्टर साहब की पूरी कहानी बताई है, प्रियंका चोपड़ा और ये सारी चीज़ें, हाउ डू यू सी इट? देखिए अलीना, बात ये है, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूं कि शर्म हया नाम की कोई चीज़ इनके पास से गुजरी नहीं। ये 2 साल से बैठे हुए हैं लंदन में। वो बंदा अमेरिका में जो वो डॉक्टर है जिससे ये वहाँ के भेज रहे हैं, भाई आप लंदन के किसी हॉस्पिटल में जाते, दाखिल होते, अपने टेस्ट करवाते, वो रिपोर्टें भिजवाते यहाँ पे, अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्टें भिजवाते यहाँ पे कि आप किन हालात। 4 हफ्तों के लिए आप यहाँ से गए, 2 साल से ऊपर आपको हो गया, और आप बजाय इसके, देखें ये सारे का सारा जो ढकोसला है वो है, ये एक तरबियत होती है ना जी। जब तरबियत ही जालसाजी और नौसरबाजी की हो, कि वो जब मनी ट्रेल मांगी जाए पनामा केस में उनसे, तो वहाँ पे वो जाली कतरी खत ले आए। यानी हर चीज़, डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाना है वो उन्होंने इस तरीके से बनाना है कि वो मशकूक ही हो। अब ये रिपोर्ट जो है, इसको कोई भी जी होश आदमी तस्लीम नहीं कर सकता। अलीना देखें, सियासतदान जो होता है ना, वो मरता मर जाएगा, वो तहरीरी माफ़ी नहीं मांगता। नवाज शरीफ साहब ने तहरीरी तौर पर सज़ा माफ़ करने के लिए दरख्वास्त दी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जिनकी एडवाइस पे रफ़ीक तारड़ ने इनकी सज़ा माफ़ की और ये जद्दा गए थे। इन लोगों ने क्या दिलेरी दिखानी है? वो ये दूध पीने वाले मजनू हैं। मार्शल्लाह की गोद में परवरिश पाई, मिनिस्टर बने फाइनेंस के 5 साल तक जनरल जिलानी साहब के। उसके बाद इन्हें वर्दी पहनने का भी बड़ा शौक था। एक तस्वीर आपने देखी होगी इनकी, वो सिविल डिफेंस की वर्दी पहन के जनरल जिलानी के साथ खड़े हैं। तो ये देखिए, मेरी एक गुजारिश सुने, बात सुने, बात ये है, वो अभी साबिर शाह साहब ने वो प्रियंका चोपड़ा की बात की कि उन्होंने जो उन हजरत साहब के बारे में जो डॉक्टर साहब इनको मिले हैं, यानी आप ये देखें
कि आप ये वो किस कैरेक्टर के आदमी हैं जिनसे इन्होंने रिपोर्ट बनवाई। तो जो जहाँ तक बात है ना, इनसे दलेरी की तवक्को करना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया। ये जमहूरियत के जो है ना, जमहूरियत या इजहार राय की आज़ादी, ये उस पर कतई ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है ना साबिर शाह साहब, आपने कहा कि जो डील है शायद उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। साहब को सुने या अभी आप शहबाज शरीफ साहब को सुने और रिसेंट केसेस में जो डेवलपमेंट हो रही है वो हमारे सामने आ रही है, उसमें तो हमें चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो डील किस आप पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि ठीक नहीं हो सकी, और अगर डील ठीक नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए तो बहुत अच्छा इस वक्त हालात है और वाक़यात हैं, और वो जो बात की जा रही है मार्च की, फिर वो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो नज़र नहीं आती। फिर अलीना, लेट मी पुट इट राइट, मैंने कहा डील हो रही थी मेरी इतलात के मुताबिक और आप लोगों की इतलात के मुताबिक भी, लेकिन वो मामला खटाई में पड़ गया है। मैंने ये नहीं कहा डील खत्म हो गई, मैंने ये कहा मामला डिले हो गया है, एंड इट इज एन इनऑर्डिनेट डिले, पता नहीं कब तक हो। जहाँ तक मैंने इशारों की बात की कि कुछ इशारे मिलते हैं। अब देखिए, साफ पानी प्रोजेक्ट था, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत सारे लोगों की माफ़ी हो गई है, शहबाज शरीफ के जो अकॉम्प्लिसेस थे या को अक्यूज थे। इसी तरह आप देखिए हमजा शहबाज की बातों में आप देख रही हैं कि वो अब काफ़ी ज़्यादा खुल के बोल रहे हैं, पहले वो ज़रा मुताद गुफ्तगू करते थे। तो ये सारे इशारे हैं इस बात के कि मतलब ये कि एक तरफ तो डील ख़त्म, डील मैं कह रहा हूँ कटाई में पड़ गई, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वगैरह को रिलीफ भी मिल रहे हैं। सो जो ताकतवर इदारे हैं मेरे ख्याल है उनको खुद नहीं पता कल वो क्या करेंगे, सिचुएशन इतनी अनसर्टन है। नवाज शरीफ को यहाँ दिलेरी दिखानी चाहिए थी, वो तो रिलीफ तो बहुत मिला है, अभी तक लंदन में बैठे हुए हैं, उनके भाई को भी रिलीफ मिल रहा है, शहबाज शरीफ साहब को। और जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो देखिए बात तो हमने कर ली नवाज शरीफ के खिलाफ और उनके डॉक्टर के खिलाफ। ये इजाज़त किसने दी थी, बार बार हम क्यों नहीं दोहराते इस बात को। ये इमरान खान ने कहा, शेरी मजारी रो पड़ी, फिर हमने इजाज़त दे दी। फिर एक टेलीविज़न चैनल है, माशाल्लाह उनके 2 चैनल हैं और मैं भी उस पर काफ़ी गुफ्तगू करता रहा उन दिनों में। उन्होंने 2 दिन यास्मीन राशिद को मुसलसल टेलीविज़न पे लिया, जिसमें वो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का जिक्र कर रही थी कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, बीमारी ख़तरनाक हो रही है, डॉक्टर ताहिर शमसी मरहूम को बुलाया गया। तो ये कौन है यास्मीन राशिद, पीटीआई की है ना। आप किस तरह ब्लेम करते हैं को भाग गया, और भाई आपने भगाया है, आपने इजाज़त दी है। खड़े हो जाते उस वक्त, अगर कोई कह रहा था कि इनको भेजे नवाज शरीफ साहब को, तो फौरन ताकत थी या मुल्क के अंदर को ताकत थी, खड़े हो जाते, क्या होता, हुकूमत चली जाती। उस वक्त आपके अंदर जरूरत नहीं होती, आज आप बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आप मशवरे दे रहे हैं। भाई उस वक्त आप कहाँ थे जब दिसंबर 15, 2017 को जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद वो कई महीने तक आपके लिए मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त करते रहे, पार्लियामेंटेरियंस की जहाज इस्तेमाल करते रहे ताकि आपकी हुकूमत बने, आपके इलेक्शन में मुबैना तौर पर पैसा लगाते रहे, आपके फाइनेंसियर और स्पॉन्सर भी रहे। तो उस वक्त आपको नहीं पता लगा एक आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया है तो इसकी सर्विसेज मैंने नहीं लेनी, आप उनकी सर्विसेज लेते रहे। ठीक हो गया। देखिए लेकिन ये जो सदारती निज़ाम की बात की है, कल भी मैं देख रही थी कि कुछ जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट वो ये बात करते कि शाह फरमान साहब जो हैं वो सदारती कैंपेन को लेकर चल रहे हैं और काफ़ी सालों से चल रहे हैं। इसके साथ इमरान खान साहब भी बड़े प्रो हैं इस सिस्टम के, और वो चाहते हैं कि, और उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक बंदे के पास सारी ताकत हो। आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई चीज़ उनके लिए डेवलप हो सकती है आने वाले दिनों में? पीटीआई के लिए आपको कोई होप का साइन लग रहा है? ये जो बात किया शायद काकान अब्बासी ने भी कि हो सकता है 1 साल बाद वापस आएँ, तो कुछ ऐसी आपको फील आ रही है या आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मैदान जो है वो पीटीआई के लिए खाली है अब और पीटीआई बड़े आराम से अपना 1 साल गुजार सकती है, या कोई बड़ी तब्दीली नहीं देख रहे आप? देखिए मर्ज कर तो रहा हूँ कि अगर डील कटाई में पड़ गई तो इसका मतलब है हुकूमत निस्बतन कंफर्टेबल हो गई। ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा मैदान खाली है। नवाज शरीफ की सपोर्ट बहुत है पंजाब में, और पंजाब की बेस पर या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या किसी को बनवा सकते हैं। दूसरी बात शाह फरमान की, आई डोंट थिंक ही स्टैंड्स एनी चांस टू बी टेकन एज अ वेरी क्रेडिबल मैन, या बहुत ज्यादा को बहुत बड़ी चीज है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, यहाँ ताकत एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए। ये असेंबलियां तो बिल ही नहीं पास करती, यहाँ तो अयाशियां कर रहे होते हैं पार्लियामेंटेरियन। बिल पास होता है, बिल टेबल होता है तो वो पास नहीं होता, नेशनल असेंबली से पास हो जाए तो सेनेट में रिजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ होता क्या है, हर वो बिल पास होता है जिसमें डंडा आता है, एक खुसूसी डंडा आता है, ऑपोजिशन के मेंबरान गायब हो जाते हैं, ऑपोजिशन लीडर गायब हो जाते हैं, और बज़ाहिर बहुत बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद वो जो है जो ताकतवर हल्क हो जाता है।
तो यस, मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंशियल निज़ाम ही होना चाहिए और एक आदमी के हाथ में ताकत हो, जो मर्जी वो करे, कम से कम फैसला तो हो ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? देयर इज नो अल्टरनेटिव राइट नाउ। मियाँ साहब तो वहाँ दबक के बैठ गए, ही शुड हैव कम ओवर। जरदारी साहब की तो सपोर्ट नहीं है पंजाब के अंदर, और पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंस है जीतने के लिए, और फिर पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिल के जो है वो सिंध में है। तो यहाँ तो तनहा सिर्फ जीटी रोड के अलावा अब तो मेरे ख्याल है साउथ पंजाब की 49 सीटों में से बहुत सारी सीटें नवाज शरीफ साहब लेके जा सकते हैं, जो पीटीआई को जिनकी अक्सरियत मिली। तो मेरा ख्याल है उनकी बुज़दिली की वजह से जो है हुकूमत को मेरे ख्याल है ब्रीदर मिल गया है, सांस लेने की गुंजाइश हुकूमत के पास आ गई है। जी राना साहब, आप क्या बोलते हैं, ये सांस लेने की गुंजाइश मिल गई है पीटीआई की गवर्नमेंट को? देखिए लीना, बात ये है कि गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है, जिसमें कतई तौर पर कोई अपना ना ऐसी नहीं, ये ऐसे ही एक हवा क्रिएट किया हुआ पिछले 3-4 सालों से इन्होंने ड्रामे लगा रहे हैं। ना ये संजीदा है, अपोजिशन वाले भी संजीदा नहीं, वो भी सिर्फ मीडिया में जिंदा रहने के लिए ये ड्रामे करते हैं मार्चों शार्चों के। देखें, बात ये है कि आपने एक बात की सदारती निज़ाम की, सदारती निज़ाम को गैर जमहूरी कहना कहाँ की जमहूरियत है? क्या कोई बंदा अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता कि मुल्क में कौन सा सिस्टम होना चाहिए? ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी ये गैर जमहूरी सोच है, तो इनके ताया अमेरिका में जो निज़ाम है वो गैर जमहूरी निज़ाम है जिससे हर कोई जाके रहनुमाई लेता है। और बात यह है कि सदारती निज़ाम क्यों जमहूरी निज़ाम नहीं है, और हर मुल्क अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना निज़ाम वज़ा करता है। ये कहाँ पे कोई लिखा हुआ है कि ये पार्लिमानी निज़ाम है क्या? ये ताजे बरतानिया की गुलाम कौमें जो थीं उन्होंने ये पार्लिमानी निज़ाम अपनाया हुआ है। सदारती निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम से जमहूरियत के कहीं ज़्यादा करीब है और ज़्यादा जमहूरी है। अब अगर सदर मुंतखब होता है अवाम के बराह रास्त वोटों से, तो इसमें क्या गैर जमहूरी बात है? और दूसरी देखें, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। उनमें एक फैसला ये निज़ाम की तब्दीली का है अलीना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाना पड़ेगा। और दूसरा, ये पीटीआई हो, ये पीपल्स पार्टी हो, ये नून लीग हो, इन सब ने वादा किया था कि हम साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे, हज़ारा को सूबा बनाएंगे। ये सारे जो हैं चुप करके बैठे हुए हैं। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए ये 4 सूबों के 8 सूबे होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं सारे जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन कल हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी वाला जो सारा एपिसोड हुआ, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो समी साहब उसमें से एक स्टोरी निकाल रहे थे कि हो सकता है जो बड़े बड़े लोग हैं या कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी जो अपनी जमात के ख़िलाफ़ हैं और वो अपनी जमात को मेरे ख्याल के सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरह के ग्रुप बनेंगे और एक ग्रुप सामने आएगा और वो लीड करेगा। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों में, ये वो बात कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो सारा एपिसोड हुआ है इस्तीफे वाला, वो सिर्फ दिखाने के लिए था, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं थी। आज भी जो हमने देखा कि सेनेट में जो कार्रवाई हुई उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरीके से चीज़ें कहीं, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जी नून लीग इनके साथ पहले भी हाथ कर गई थी, अब भी हाथ कर गई है। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप वो शॉर्ट सुने, फिर उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि नून के साथ जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्ट हुए तब भी हाथ हुआ, और ये जो रिसेंट बिल है उसमें भी हाथ हुआ, और आइंदा भी हाथ होने वाला है। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन शाह साहब? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो अक्सर ऐसा नजर आता है क्योंकि उनके अपने साथ रेमंड डेविस केस में हाथ हुआ था। ये उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। जी जी। पार्टी कोई ऐसी नहीं है जो इन्होंने भी जिसको ज्वाइन ना किया हो, सभी पार्टियों में गए, सभी से लॉयल्टी का इजहार किया, सभी को छोड़ के यहाँ आ गए। अब इधर भी लोग इनके ऊपर शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हाथ होने वाली, जब तक मैंने फिर अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब इनिशिएटिव नहीं लेते, काम आगे नहीं बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी भी एक पेज पे नहीं आएंगी। इनमें मिसट्रस्ट है 35 साल पुराना। जरदारी साहब पे पंजाब की जेलों में तशद्दुद हुआ है, याद रखे, राना मकबूल ने किया हुआ है मुबैना तौर पर, जो सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के। और एक मैं अर्ज करूं, जिस तरह राना साहब फरमा रहे थे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी हमने वेस्ट मिनिस्टर मॉडल लिया जिसमें एक नेशनल असेंबली होती है जो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो सेनेट होती है। फिर पूरा मॉडल ले लेना, 2009 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट भी थी, पता है आपको इस बात का? 2009 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटिश सेनेट
ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट भी थी, ले लें, फिर सुप्रीम कोर्ट भी ले लें ताकि जो फैसला हो वो वही रेटिफाई हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, वही जो लॉर्ड्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठते थे। इस तरह जमहूरियत मजबूत होती। ये नहीं होता कि पार्टी ए ने फैसला ये किया, पार्टी बी ने वो किया, पार्टी सी ने वो किया। चार तो यहाँ ताकत के ऐवान है। एक फैसला बनाता है, दूसरा रिजेक्ट करता है, तीसरा मानता है, चौथा फिर उसको जो है वो अबेंस में फेंक देता है। तो यहाँ इतने मुल्लाओं में मुर्गी हराम ही होगी, इस तरह कुछ नहीं। अच्छा, आपने जो बात की शाह साहब, आप एक ही बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ आना चाहिए, फेस करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकली आगे अपने आप को जिंदा रख सके। तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या करते रहे? शहबाज शरीफ साहब के बारे में ही खबरें आती रही कि वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, फिर याद सादिक साहब का आना जाना, सारी चीज़ें होना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीज़ों को उस तरीके से उन पर वाजे नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। देखिए, शहबाज शरीफ इज अ वेरी गुड यंगर ब्रदर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और उनकी औलाद भी उनकी ताबेदार है, बहुत अच्छे भाई हैं। भाई की मोहब्बत में चूक हैं, वरना तो दोनों खानदानों में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के, जो अमूमन होता है हमारे घरों में कि भाई तो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। तो इख्तलाफात तो हैं, मरियम में भी हैं, हमजा में भी होंगे, कई दफ़ा ऐसे बयानात भी सामने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुफादात के खिलाफ चले जाएं। उनकी सोच एंटायरली डिफरेंट है नवाज शरीफ साहब से। और मैं वैसे नवाज शरीफ साहब से पूछता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगर कहते हैं आर्मी के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलें, तो 3 दफ़ा आपको एस्टैब्लिशमेंट ही लेके आई थी ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं शाह साहब, मुझे लेनी है एक ब्रेक, लेकिन हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक छपा था जिसमें ये बात की गई थी कि शहबाज शरीफ साहब की तो काबीना तक जो है वो डिसाइड हो गई थी। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के हवाले से, जनूबी पंजाब की स्टोरी है, क्योंकि नवाज जो इमरान खान साहब हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो आज जनूबी पंजाब में मौजूद थे, लेकिन उनके अपने बहुत से लोग जो हैं वो अंदर दाखिल नहीं हो सके इस तकरीब के। क्यों? प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर हैं चौधरी मुर्तज़ा साहब, जो कि भावलपुर में हमारे नुमाइंदे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ लोग PTI में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सुना है कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी जो है डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पहले तो उस हवाले से बताएं, और फिर कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन्वाइट ही नहीं किया गया, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। जी अलीना, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है कि लेकिन अभी तक अफवाहें हैं ये सारी कि कुछ लोग जो हैं वो PTI में मजीद शामिल होंगे। सिर्फ नवाब ऑफ भावलपुर जो के हैं उनका बेटा, सिर्फ उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है इस्लामाबाद में PM के पास ही, और उनके अलावा बाकी तो तकरीबन सब अभी फिलहाल अफवाहें हैं। बाकी आज इमरान खान साहब यहाँ भावलपुर में तशरीफ फरमा थे और उन्होंने सेहत कार्ड जो है वो यहाँ पर तकसीम किए हैं। तरक्याती कामों की जहाँ तक बात है वो करी जाए, सालों से अभी तक जो है वो सिर्फ अवाम को दारे ही दिए गए हैं। तरक्याती काम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना होने के बराबर है। सिर्फ अपने अपने जो उनके नहीं, आप मुझे ये बताएं कि कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि कोई MNA MPs जो इनकी अपनी जमात से उनका ताल्लुक है, उनको इन्वाइट ही नहीं किया गया, कुछ इस तरह की खबरें हैं? नहीं, कोई इस तरह की खबरें जो है वो नहीं है। इनविटेशन सबको गए थे और तमाम ही तकरीबन उस जो कार्ड तकसीम हुआ है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, तो तकरीबन सारे ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो कार्ड्स वगैरह इन्होंने तकसीम किए हैं तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं और जो मंशूर में शामिल था PTI के, वो डिलीवर कर पाई है जनूबी पंजाब के हवाले से? जैसा कि मैंने पहले भी यही अर्ज किया कि फिलहाल तो ये सिर्फ बातें हैं, ला रहे हैं अवाम के लिए। अभी तक जो है अमली इकदाम कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जब देखी जाए तो भावलपुर में बर्न यूनिट बनना था, जो यहाँ हॉस्पिटल है विक्टोरिया हॉस्पिटल, यहाँ पे बर्न यूनिट बनना था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो 18 माह में कंप्लीट होना था वो अभी तक नामुकम्मल है। तो सानिया अहमदपुर से भी ये जो ऐवान में बैठे हुक्मरान हैं, इन्होंने सबक हासिल नहीं किया। एक बहुत बड़ा सानिया था पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो बंद यूनिट के ऊपर 4 मरीज होते हैं यहाँ भावलपुर। साहब ये बताएं कि वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा साहब इस तकरीब में मौजूद थे? जी मुर्तज़ा साहब, आपको आवाज आ रही है? तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद थे?
मेरे ख्याल में राना साहब हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि खबरें मेरे पास तो कुछ इस तरह की आई हैं कि बहुत से लोगों को इस तरीके से इनवाइट नहीं किया गया ना। देखिए ये मीडिया पे आज सारा दिन खबरें चलती रही हैं कि वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब भी उस तकरीब में मौजूद नहीं थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं और इत्तेहादी जमात के एक अहम रहनुमा है। तो देखें बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ भी जाना होता है उसके लिए इंतज़ामात करना मुतल्लका सूबे के वज़ीर आला का काम होता है, जो उनकी पार्टी का है जी। कि उस्मान बुज़दार साहब ने क्या इस हवाले से वहाँ पे तारिक बशीर चीमा साहब या बाकी लोग जो हैं उनको इस तकरीब में मदऊ किया था। बात यह आप जब अपना हेल्थ कार्ड आप तकसीम करने जा रहे हैं, ठीक हो गया, तो अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहादियों को जो वहाँ पे लोकल हैं उनको तो आप साथ रखेंगे ना कि भाई ताकि आगे लोगों में उनका वोट बैंक बढ़े। तो अगर ये बात सच है जो मीडिया पर चली कि तारिक बशीर चीमा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये क्यों, क्या तारिक बशीर चीमा साहब को वज़ीर आला साहब ने दावत नहीं दी थी। अच्छा चौधरी मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे ये बताएं कि अभी आप राना साहब को शायद नहीं सुन पाए, राना साहब आपसे एक सवाल कर रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि तारिक बशीर चीमा साहब वहाँ पर मौजूद थे तकरीब में? नहीं, वो मौजूद नहीं थे तकरीब तारिक बशीर चीमा। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मुर्तज़ा साहब आपका। जी आपने सुना साबिर शाह, जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अपने इत्तेहादियों का ख्याल करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और जैसे कि राना साहब ने इशारा किया है कि ये जो जिम्मेदारी है वो वज़ीर आला पंजाब की है कि चीज़ों को सही तरीके से देखें, ऑर्गेनाइज़ करें। पहले तो आप मुझे इस पर कॉमेंट करें, और बाकी जो ये सेहत कार्ड वहाँ पर दिए गए हैं आपको क्या लगता है इनका वहाँ पर कोई फ़ायदा होगा? ये दोनों पर कॉमेंट कर दें। देखिए अलीना, बात ये है कि ये जो इंतज़ामी प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों को अंदर नहीं आने दिया या आए नहीं, या कुछ लोग नाराज़ हैं, ये तो हर पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन तारिक बशीर चीमा का ना आने का मतलब यही है, ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है वो भी बहुत कुछ देख रही है, और किसी भी टाइम वो अपना जो वज़न है किसी और पलड़े में डाल सकती है। आखिरी दम तक बैठे रहते हैं लोग, फिर किश्तियों से छलांग मारते हैं। तो छलांग मारने का टाइम आ तो गया था, लेकिन मेरे ख्याल है फिर दुबक पे बैठ गए हैं हुकूमत के एलाइज या उसके जो पार्टनर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए रास्ता उनका कोई नहीं रोक सकता जो पार्टी के फाइनेंसियर हों या स्पॉन्सर हों। मेरी इस बात को आप गौर से समझिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, तो जो पार्टी की टिकट पर पार्टी के बलबूते पर इलेक्ट हुए हों उनकी फिर इज्जत इसी तरह होती है। अब मामला ये आ गया है कि तकरीबन इस साल मेरा ख्याल है अरबों दर्जनों अरब रुपए के फंड रिलीज होंगे, स्पेशली पंजाब में और केपी में, दर्जनों अरब रुपए। अब जब फंड रिलीज होते हैं हमारे मुल्क में तो वो होते तो डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ करप्शन। अब लोगों के पैसे कमाने का टाइम है, हुकूमत ने फ्रस्ट्रेशन में पैसा डोल आउट करना है और बहुत ज्यादा करना है। अब लड़ाइयाँ ये होंगी कि पैसा डिस्पर्स किसको हुआ, मुझे क्या मिलेगा, और इसको क्यों ज्यादा दे दिए, उसको क्यों ज्यादा दे दिए। इससे पार्टी में नाराजगियां भी बढ़ेंगी। अगरचे नए लोग शामिल होंगे लेकिन बहुत कम तादाद में। इनकम्बेंसी फैक्टर के बहुत ज्यादा नुकसानात भी होते हैं। इनकम्बेंसी फैक्टर ये है कि हुकूमत इक़्तिदार में है और इसके इक़दामात को ऐसे नहीं गए कि अवाम उससे खुश हो, पॉपुलैरिटी ग्राफ में कमी होगी, और दीगर पार्टीज अपोजिशन पार्टीज जो ज़ाहिर है मजबूत हो रही होती हैं, लोग उनमें जाने की कोशिश करेंगे। सो पीटीआई को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अपनी पार्टी के अंदर भी जो है उनका सामना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस का भी सामना है। मेरा ख्याल है फॉरेन फंडिंग केस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक बात आपकी इजाज़त से मैं अर्ज़ कर दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपके सामने गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के मुतल्लिक है जी, ये बहुत ज्यादती है, पूरी 7 उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन हो, और शायद जहांगीर तरीन के लिए भी गए हुए हैं। कल जस्टिस उमर अता बंदियाल जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं वो कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। जहन में रहे कि अप्रैल 13, 2018 को नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही पढ़ के सुनाया था। वो उस 5 मेंबर बेंच का हिस्सा थे जिसके सरबराह जस्टिस साकिब निसार थे, चीफ जस्टिस। अच्छा, दिसंबर 15, 2017 को जब फैसला आया जहांगीर तरीन के खिलाफ, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसी दिन ही ये कहा गया कि जी इमरान खान तो एलिजिबल है। हनीफ अब्बासी की पिटीशन रिजेक्ट हुई। उस बेंच के मेंबर भी थे जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो बहुत बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने, कि वही चीफ जस्टिस साहब जो उन बेंचों का हिस्सा थे वो ही बैठे हुए हैं उनके सामने। तो क्या चीफ जस्टिस साहब
अपने जो है फैसले हैं या अपने वर्डिक्ट है उनसे पीछे हटेंगे या सुप्रीम लेकिन कोर्ट एहसन गून साहब ने जो दरखास्त दी थी राना साहब, उसके हवाले से तो ये खबरें आ रही थी कि शायद उसको उस तरीके से खारिज कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया मेरे ख्याल में। देखें अलीना, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, जैसे कि भी मुर्तज़ा साहब ने भी बताया कि 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कर चुका है ताहयात नाहली के हवाले से। ठीक। तो उसके बाद उस पर रिव्यू पटिशन हुई, बिल्कुल, वो भी खारिज हो गई। ऐसे क्या? अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो दरख्वास्त दी है, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कभी आम आदमी पे कहीं जुल्म हुआ हो तो उस हवाले से तो कोई दरख्वास्त कभी हमने नहीं देखी, लेकिन उन्होंने जो दरख्वास्त दी है वो मेरी राय में कानूनी से ज़्यादा सियासी है। आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वो वापस कर दी और उस पर ज़ाहिर है वो अपील करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये एक हतमी फैसला होता है जब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा नज़रसानी की अपील मुस्तरद कर दे। अगर एक केस में नज़रसानी की अपील मुस्तरद होने के बाद उसको दोबारा खोला जाए तो फिर तो हतमी फैसला कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वालों ने कौन से कानूनी और आईनी नुक्ते को सामने रखते हुए ये दरख्वास्त दायर की है। चलिए जी, ठीक है। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी दूसरी स्टोरीज को भी लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद असलम साहब। कल उनकी एक स्टोरी थी जो हमने की थी जिसमें FIA में किस तरीके से शहजाद अकबर साहब और डॉक्टर रिजवान साहब जो है वो चीज़ें करते रहे और कुछ मखसूस लोगों को ख़ास तौर पे जो कल बात की गई थी बड़ी खुलकर वो ये बात की गई थी कि नून लीग को किस तरीके से ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और जो शुगर केसेस थे, उनके शुगर स्कैंडल्स थे, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया गया। उसकी मज़ीद भी आज डेवलपमेंट हुई है, कुछ लोगों को तब्दील किया गया है, कुछ चेंजिंग की गई हैं। जानते हैं शाहिद असलम साहब से। जी बताइएगा, क्या ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल और क्या सामने आ रही हैं चीज़ें इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया लीना। जैसे कि कल ये बात हो रही थी इस प्रोग्राम पे, हमने बड़ी डिटेल में कल बात की और इस पे हमने स्टोरी भी की। तो मेरी इतला ये है कि कल हमारे प्रोग्राम के बाद और ख़बर करने के बाद कल वज़ीर आज़म साहब ने इस पे कोई रिपोर्ट मांगी थी कि क्या जो है वो इस चलान को लेके क्या इन्वेस्टिगेशन को लेके क्या हो रहा है, और उसी को देखते हुए फिर शायद डायरेक्शन जो है वो पास की गई DG FIA को। और आज सुबह DG FIA के ऑर्डर से एडिशनल डायरेक्टर HR जो हैं FIA के काजी हमीद साहब, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कुल तो 9 तबादले हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स के। उन सारों को पंजाब से उठा के उन्होंने सिंध में जो है वो भेज दिया है। लेकिन इसमें इन 9 बंदों में से असल में जो सबसे अहम जो जिनका ट्रांसफ़र हुआ वो लोग हैं जो 4 लोग हैं जो इस शुगर स्कैंडल के सबसे अहम के जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थे। और अगर आपने सुना है 9 रतन का तो आपने सुना होगा, लेकिन इसमें 9 रतन तो नहीं, लेकिन 4, 5 या 6 रतन ज़रूर थे डॉक्टर रिजवान साहब के। उनमें से 4 ये हैं जो आज जिनका आज तबादला किया गया है। और इन 4 में उमैद अरशद भट्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके बाद राना मोहम्मद फैसल असिस्टेंट डायरेक्टर, तीसरे हैं सैयद अली मर्दान शाह, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर, और चौथे शराज उमर, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर। अब ये इन 4 में से जो सैयद अली मर्दान है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे शहबाज शरीफ साहब के केस में, और उमैद अरशद भट्ट साहब जो हैं वो IO थे जहांगीर तरीन साहब के केस में। अब सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि इनका तबादला हो गया है। देखें, ये जो उमैद अरशद भट्ट हैं या सैयद अली मर्दान शाह या शराज उमर, ये बड़े अभी रिसेंटली चंद महीने पहले इंस्पेक्टर से इनकी असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की हुई। और आप देखें कि किस तरह से डॉक्टर रिजवान साहब ने इनको नवाजा कि बड़े सीनियर अफसर होते हुए FIA में इन 3 बंदों को उन्होंने डिप्टी एडिशनल चार्ज दे दिया डिप्टी डायरेक्टर का। उसमें सैयद अली मर्दान को उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर लगाया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन का मतलब है लाहौर में कि जितने भी सरकारी महकमे हैं वो इनके नीचे कर दिए उन्होंने। इसी तरह जो
उमैयद अरशद भट्ट, इनको गुजरात भेजा गया। अब गुजरात एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से है। इसी तरह जो शिराज उमर हैं, इनको डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला का लगाया गया। खबरें आ रही थी कि अगर इस तरह के तबादले मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो 10 साल से पहले 10 साल का टेन्योर होता है, 10 साल का वो टेन्योर पूरा करना होता है, उसके बाद इस तरह के तबादले होते हैं। तो आपको ओवरऑल इन तबादलों से क्या पता क्या चल रहा है? अगर हम आपसे वन लाइनर लें, क्या मकसद क्या है इनका, कि इससे ये चीज़ साबित होती है जो आपकी स्टोरी जिस तरफ इशारा कर रही है? नहीं, जी बिल्कुल। देखें, स्टोरी तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, स्टोरी तो देखें करने के बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई है। मेरी जब काजी हमीद साहब से बात हो रही थी, जिन्होंने ये ट्रांसफर ऑर्डर इशू किए हैं, तो वो तो यही कह रहे थे ज़ाहिर है कि जी रूटीन में हुआ है। तो लेकिन ये सारा रूटीन में नहीं हुआ। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आज ना जब ये हमारी स्टोरी छपी है कि ये ट्रांसफर हुए हैं, डॉक्टर रिजवान साहब जो शुगर कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने 2-3 मुझे मैसेज किए और उन्होंने कम्युनिकेट किया कि शायद साहब ये जो भी तबादले हुए हैं ये तो बिल्कुल मेरे नॉलेज में है ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो खुद सोशल मीडिया से पता चल रहा है। अब ये आलम है इस इन्वेस्टिगेशन का, कभी ये आलम था इस इन्वेस्टिगेशन का और उनके हेड का कि ये डीजी भी इनके सामने बेबस था, DGFI ये वाजिद ज़िया वो भी बेबस थे, और अब मौजूदा जो DG ये भी उनके सामने बेबस थे। इवन एक मैं आपको वाक़या बताता चलूँ कि वाजिद ज़िया साहब ने जब जहांगीर तरीन के केस में रौला पड़ा और पार्लियामेंट में मामला, जब बजट का मामला भी चल रहा था, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी पता करवाया कि ये क्या वाकई वो चार्जेस ठीक हैं कि नहीं। तो वाजिद ज़िया साहब भी काफ़ी नालां हुए इस बात पे कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही, लेकिन वाजिद साहब को भी इस सारे जो है लूप से आउट रखा गया और डॉक्टर रिजवान का एक मोमेंट में तबादला भी कर दिया गया, चंद दिनों के लिए उनको तब्दील भी कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, चंद दिनों के बाद वाजिद ज़िया साहब को वहाँ से उठा के कहीं और भेज दिया गया, लेकिन रिजवान जो हैं वो नहीं चेंज हुए। और आज भी देख लें, जो उनके 9 रत्नों में से चंद का तबादला जो हुआ है, जो बड़े, ये चारों बड़े हासिल खास थे इस टीम का, करता धरता था ये चारे, उन चारों का तो तबादला हो गया, लेकिन उनके जो सरबराह हैं रिजवान साहब, वो अभी भी देखें उस इंक्वायरी कमेटी के अभी भी हेड हैं, पता नहीं वो कितने पावरफुल हैं। या चलिए शाह साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे करना चाहूंगी सर, ये तो बात होगी ना इन 4 लोगों की जिनके तबादले हुए हैं, फिर डॉक्टर रिजवान साहब की चीज़ें हैं, अभी तो ये सारी चीज़ें मज़ीद अगर इन्वेस्टिगेट हो चीज़ें तो फिर ही पता चलेंगी कि क्या है। लेकिन आपको लगता है कि ये बड़ा आसान होता है कि जो आपके अफसर हैं उनको तब्दील कर देना, उनके तबादले कर देना? क्या हम सही बंदे तक पहुँचे हैं? क्योंकि बात तो ये आती नहीं, जो सारी चीज़ें देख रहे थे वो शहजाद अकबर साहब देख रहे थे, अपॉइंटमेंट उनकी की थी इमरान खान साहब ने, तो बस इतना काफ़ी होगा कि 4 बंदों को हटा देना या कल को डॉक्टर रिजवान को हटा देना? हाउ डू यू सी दिस स्टोरी शाह साहब? अलीना, यहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं। मैं शाह साहब से सवाल कर रही हूँ, मैं आती हूँ आपकी तरफ। शाहिद साहब, मैं शाह साहब से सवाल कर रही हूँ जी। यहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं, पता नहीं लगता फैसला करने वाला कौन था, वजूहात क्या हुई, मुहर्रकात क्या हुए, फैसला कब हो। हाँ ठीक है, ये तबादले होते रहते हैं, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि तबादलों के अंदर मैलाफाइडी होती है, क्योंकि मैंने सुना है पिछले 2 दिन में शहबाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ मिले हैं, डिपार्टमेंट से भी रिलीफ मिले हैं, कोई अदालतों से रिलीफ मिले हैं। समझ नहीं आ रही, अगर रिलीफ ही मिलने थे तो पहले मिल जाते। तो कौन ये इस मुल्क की जो है वो डोरें हिला रहा है, क्या मकसद है? इंतहा दर्जे की कन्फ्यूजन है। कभी शहबाज शरीफ ज़ेर अताब हैं, कभी उनको रिलीफ मिल रहा, कभी जहांगीर तरीन ज़ेर अताब है, कभी उनको रिलीफ मिल रहा, कभी ऐसे लगता है मियाँ नवाज शरीफ लैंड करेंगे और आते साथ ही बेल होगी, इलेक्शन होगा, वो जीत जाएंगे। कभी पता लगता है, कभी अंदाजा होता है कि नहीं जी मियाँ साहब तो आते महसूस ही नहीं होते। सो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनेरियो इज लाइक अ सी सॉ, ऐसे ऐसे होता रहता है, अजीब मद्दोजर है, तलातुम है, मेरी समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है उन इदारों में जो कि द वंस हु कॉल्ड शॉट्स, जो कि कोजी पावर कॉरिडोर्स में शॉर्ट कॉल करते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनका किया और कहा मुस्तनद समझा जाता है। तो मेरे ख्याल है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और वजह उसकी यही है कि फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान कमज़ोर होते हैं, चले जाते हैं, अभी भेज दिया जाए या चले जाएं या असेंबली तोड़ दें या कोई और चक्कर हो जाए, तो फिर कौन आएगा? जरदारी साहब भी केस भुगत रहे हैं, इमरान खान भी केस भुगत रहे हैं। MQM पहले गद्दार थी, अब वो हुकूमतों का हिस्सा है। पहले इमरान खान के नज़दीक काफिले बड़े चोर और डाकू थे, अब उनके दोस्त हैं।
इसी तरह GDA है। ठीक हो गया। तो ये पार्टीज हैं, कुछ रीजन, बहुत सारी तो रीजनल पार्टीज हैं आपके ठीक हो सामने। गया। इवन मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी अब रीजनल पार्टी है। सो जो कंट्री वाइड जो पार्टीज है वो मुस्लिम लीग नून है टू एन एक्सटेंट, और यस इमरान खान की पार्टी भी कंट्री वाइड उसका एक होल्ड है। सो अब करना क्या है, होना क्या है? ठीक हो गया। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आपने जैसे कहा कि ये तबादले हुए हैं और ये डेफिनेटली आपकी स्टोरी के बाद ही चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं इस पूरे केस को? क्या दोबारा से इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी? जो नए आए हैं मुशीर एहतसाब, उनकी क्या पॉलिसीज़ आपको नज़र आ रही हैं? दोबारा से ज़ीरो से शुरू करेंगे हम ये सारी चीज़ें फिर से, या पूरी टीम दोबारा से चेंज होगी? नहीं अलीना साहिबा, मेरा नहीं ख्याल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। देखें कुछ ना कुछ इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह तो इकट्ठा किया हुआ है। अब डॉक्टर रिजवान साहब खुद कहते हैं कि जी 4000 से ज़्यादा जो हैं वो कागजात हैं, वो शवाहिद हैं, सबूत हैं जी हमने इकट्ठे किए हैं। वो बेसिकली ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड है सारा जो भी इन ट्रांजेक्शन्स का है। तो बहुत हद तक काम तो हुआ है। अब काम आगे होना सिर्फ ये है कि उन चीज़ों को आपने लिंक करना है मुल्ज़िमों के साथ, कि वो एक तो आपने ये साबित करना है कि वो जो पैसे आए उन अकाउंट्स में वो करप्शन के थे, वो पैसे जो थे वो किकबैक्स के थे या वो टैक्स इवेजन के थे या किस चीज़ के थे। दूसरा, उन पैसों को आपने शरीफ फैमिली के साथ लिंक करना है जो मुल्ज़िम है इसमें। और ये जो देखिए अभी तो ये पहला स्टेप हुआ है इस मामले में। 2 साल तक ये पूरा होल्ड था इस इंक्वायरी टीम का। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं थे बल्कि इन्होंने ओवरऑल जितनी भी अहम इंक्वायरी आती थी वो इन्हीं के पास जाती थी। अभी ये पहला इनिशिएटिव लिया गया हाईएस्ट लेवल पे। आगे जाके होगा ये कि जैसे शहजाद अकबर साहब भी ज़ाहिर चले गए और अब और भी तब्दीलियाँ यकीनन आएंगी, तो ये नए जो एहतसाब के मुशीर आए हैं वो यकीनन मेरा ख्याल है इस चीज़ पे सोच रहे हैं। और मेरी इतलात भी यही है कि शायद और तब्दीलियाँ आएंगी और उसके बाद ये सारा रिवैम्प किया जाएगा और कोई एक तगड़ी टीम बनाई जाएगी जो मिसिंग लिंक जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेगी और एक तगड़ा केस बना के दोबारा से, अब सप्लीमेंट्री चलान तो ज़ाहिर है जा सकता है अदालत में, तो ये टीम जो है ना सिर्फ उसे वो करना चाहिए बल्कि शहजाद अकबर साहब को और डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम, इन सारों के हवाले से भी तफ्तीश करनी चाहिए कि ये जो कमज़ोरियाँ छोड़ी गई हैं, जानबूझ के छोड़ी गई, ये जो मुबैना तौर पे अगर जिसका फ़ायदा कल को जाके शरीफ फैमिली को हो सकता है, ये क्या उसकी रीज़न क्या थी, काजेज़ क्या थे, और इस चीज़ की ज़रूर तफ्तीश होनी चाहिए कि 2 सालों में इन्होंने किया क्या है। और इन पे ऑलरेडी बहुत सी दरखास्तें इनके खिलाफ आ चुकी हैं डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम के खिलाफ कि ये मुबैना तौर पे रिश्वत लेते रहे हैं शुगर माफिया से, सट्टाबाजों से और बाकी लोगों से। तो उसकी तफ्तीश हो जाएगी। हमारा हम तो नहीं अभी कह रहे कि वो करते रहे कि नहीं, लेकिन ये डिटर्मन तो तब होगी उनके खिलाफ। अच्छा, एक और सवाल भी उठता है ना कि ये जो आप बता रहे हैं शुगर की सारी जो पूरी टीम बनी हुई है, इसमें तो और भी बड़े बड़े नाम थे, खुसरो बख्तियार साहब का नाम था और भी बाकी नाम थे, उस हवाले से भी चीज़ें कुछ होंगी अगर आपके पास तो उसको भी शेयर करें। और जैसे कि आपने कहा कि 2 साल से ये टीम जो है वो होल्ड करके बैठी हुई है, तो हो सकता है बहुत से ऐसे ख़ास डॉक्यूमेंट इनका ताल्लुक है, बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हैं जो कि मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए जो इससे कनेक्ट हैं वो उनको जो इस टीम के पास मौजूद थे, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। नहीं देखें, ये बिल्कुल इस टीम ने 2 साल जो है वो आप बिलीव करें कि मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि ये सारी रात भी दफ्तर बैठे रहते थे इधर टेंपल रोड पे, सारी रात। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये सारा दिन सारी रात जो है वो वहाँ बैठ के क्या करते थे। 2 साल एक अरसा होता है और इस इंक्वायरी को प्राइम मिनिस्टर ने वो उनकी सरफरिस्त था ये प्रोजेक्ट, और इसको वो जो है वो मॉनिटर कर रहे थे दिन रात उनकी, बल्कि पूरी टीम या कैबिनेट, ये एक वफाकी काबीना ने भेजा हुआ था ये इंक्वायरी इनको, ये कोई आम इंक्वायरी नहीं थी या कोई सोर्स रिपोर्ट पे शुरू नहीं की गई थी। लेकिन जो आप जैसे बता रहे हैं ना कि खुसरो बख्तियार की फैमिली या इवन इसमें जो चौधरीज हैं गुजरात के, उनके हवाले से आप बिलीव करें तकरीबन 80 से ज़ायद हैं शुगर मिलें पाकिस्तान में। इन्होंने ये चंद एक तो FIR इन्होंने कर दी शरीफ फैमिली पर, एक जहांगीर तरीन साहब पे कर दी इन्होंने। बाकी का क्या किया इन्होंने 2 सालों में, बाकी इन्वेस्टी के बाकी जो शुगर मिले हैं उनके क्या क्या मामला आते हैं। मेरी इतला ये है कि इन्होंने बहुत से मिलों को नोटिस किए, ये मेरी इतलात हैं और मेरे पास मैंने बहुत सी चीज़ें देखी भी हैं कि बहुत सी मिलों को इन्होंने नोटिस किए, बहुत से शुगर माफिया को जो इन्होंने कहा कि वो गैम्बलर हैं, सट्टाबाज हैं, इन्होंने 10 पर्चे दिए सट्टाबाजों पर, किसी एक बंदे को नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया। आप अंदाजा करें, सट्टा माफिया तो पकड़ना आसान था ना, उसको भी नहीं ये पकड़ सके, तो फिर उन्होंने किया क्या है, ये बहुत से इसमें अगला क्या स्टेप लेते हैं। खुदा मुशीर एहतसाब है, लेकिन आंसर मैं आपको आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी सारे इशू के ऊपर, आप कैसे देखते हैं? सिर्फ 1 मिनट है। देखिए अलीना, ये खाम खा तासर दिया जा रहा है कि ये जो तबादले होते हैं ना,
गवर्नमेंट में वो जो रोटेशन पॉलिसी है वो होती है कि 10 साल से ज़्यादा आप एक सूबे में नहीं रह सकते, लेकिन ये किसी जगह किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि 10 साल से पहले आप किसी को तब्दील नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट तब्दील करती रहती। पंजाब में 7 IG तब्दील कर दिए गए, कोई सिंध चला गया, कोई कहीं चला गया। तो ये तबादले जो है ना खामखा एक तासर दिया जा रहा है कि पता नहीं कोई रोटेशन पॉलिसी की खिलाफवर्जी है। इसमें कोई पॉलिसी की तबादले तो आपने कर दी हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें जिसकी तरफ शाहिद साहब इशारा कर रहे हैं तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेट। देखिए ये एक मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये ओवरऑल जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है ना इस हुकूमत का, उसका फेलियर है पिछले 3.5 सालों में कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा वो उनके खिलाफ केसेस सही तरह तैयार नहीं कर सके। ये प्रोसिक्यूशन ठीक है जी, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।